IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हम्पी के खंडहर देखने सुबह सुबह 5 बजे पहुंच गया था। सूर्योदय अभी हुआ नहीं था और इस शानदार शहर के खंडहर थोड़े और भूतिया लेकिन आकर्षक लग रहे थे। आज के इंटरनेट युग में जब आप किसी भी जगह के बारे में सब कुछ घर बैठे ही जान लेते हैं या देख लेते हैं, ऐसे में भी आपको वहां जाना चाहिए। किसी जगह पहुंचकर ही आपको वो एहसास होते हैं जो तस्वीरें या किसी और के लिखे शब्द नहीं दे सकते। ऐसी ही जगह है हम्पी, जहां जाने से पहले मैंने उसकी सबसे चर्चित तस्वीर यानी पत्थर के रथ को देखा था। लेकिन वहां पहुंचकर मैंने पाया बेशक वो वास्तु का बहुत सुंदर नमूना है, लेकिन पूरा हम्पी ही गजब की जगह है और ये रथ उसके वैभव का बस एक छोटा सा हिस्सा है। वहां पहुंचकर ही मुझे पता चला कि रथ के बगल में एक मंडप है, जहां अलग अलग आकार की बीम लगी हुई हैं और उन पर थाप देने से अलग अलग सुर में संगीत निकलता है। ऐसी ही चीज तमिलनाडु के मंदिर सुचिंद्रम के खंभों में भी मिलती है, पर शायद वास्तु की ये काबिलियत आज के कारीगरों में अब नहीं बची है। इस रथ और मंडप के अलावा मैंने पाया कि हम्पी में 4 बड़े मंदिर हैं और चारों मंदिरों के सामने अपने अपने बाजार हुआ करते थे। रथ वाले अहाते से थोड़ी ही दूर विट्ठल मंदिर का बाजार है। खंडहर हो चुका यह बाजार करीब 1 किलोमीटर लंबा है और इसके दोनों ओर पत्थर के बरामदे हैं जिनमें दुकानें बनी हुई हैं। 600 साल पहले बने ऐसे बाजार तो आज के बड़े शहरों में ही दिखाई देते हैं। सुबह सुबह आने का एक कारण यह भी था कि कर्नाटक का यह इलाका बहुत पथरीला है और दिन होते होते गर्मी बहुत बढ़ जाती है। तो मैं इन खंडहरों के बीच घूम रहा था और सोच रहा था आसपास कोई पहाड़ी पर चढ़ जाऊं जहां से विशाल शहर का पूरा नजारा दिख सके। सूर्योदय हो गया था, तभी मैंने कुछ लोगों के हंसने की आवाज सुनी। आसपास देखा तो कोई नहीं था। आवाज फिर आई और लगा कि कहीं कोई ऊपर से आवाज आ रही है। सर उठाया तो पाया कि एक पहाड़ी पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और वहां से सूर्योदय देख रहे हैं। मैं जल्दी से वहां पहुंचा और देखा वहां काफी भीड़ थी। तब पता लगा कि ये तो हेमकोटा पहाड़ी है और यहां से वाकई खंडहर हो गए हम्पी शहर का पूरा विस्तार दिखाई दे रहा था। आसपास की पहाड़ियां और जिन पत्थरों से ये मंदिर, बाजार और महल बने थे, दोनों के रंग बिल्कुल एक दूसरे में ऐसे गडमड से दिखाई दे रहे थे कि लगता था जैसे पहाड़ियों ने ही शहर का रूप ले लिया है। खंडहरों के बीच खेत और पेड़ों की हरियाली ही आंखों को थोड़ा सुकून दे रही थी। हेमकोटा पहाड़ी पर खड़े होकर हम्पी के चारों ओर बड़े मंदिर विरूपाक्ष, विट्ठल, अच्युतराय और कृष्ण मंदिर साफ दिखाई दे रहे थे। चारों के सामने अपने अपने बाजार थे और 4 में से 3 उतने ही बड़े थे जितना मैंने पहले बताया है। इसके अलावा महल और तालाब भी थे। पहाड़ी से नीचे उतरकर मैं इन मंदिरों को देखने चल पड़ा। यहां एक और मिथक टूटा कि भारतीय अपने इतिहास का लेखा जोखा नहीं रखते। मंदिर की दीवारों पर लगे पत्थरों में उन लोगों के नाम और साल उकेरे गए थे जिन्होंने इसे बनाने में योगदान दिया था। इसमें कई महिलाओं के नाम भी थे। ये शिलालेख बता रहे थे कि राजवंशों में इतिहास और उसके दस्तावेजों को तैयार करने की समझ थी और वो ये काम कर भी रहे थे।
यूनेस्को की हेरिटेज या धरोहर होने के कारण हम्पी का रखरखाव अच्छा है और यहां आज भी समय और इतिहास की मार के बावजूद 1600 वास्तु के नमूने बचे हैं। इन्हें देखते हुए मैं सोचने लगा, शहर कितना बड़ा रहा होगा कि उसमें इतने बड़े बड़े 4 बाजारों की जरूरत पड़ गई। थोड़ा जांच पड़ताल करने पर पता चला कि अपने जमाने में यानी 600 साल पहले हम्पी बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। इसकी आबादी कितनी थी इसका तो ठीक ठाक अंदाज कोई भी नहीं लगा पाता, लेकिन 16 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह शहर वाकई काफी आबादी वाला रहा होगा। खंडहरों में घूमते हुए मुझे इतिहास की क्रूरता नाजायज लगी। इतने बड़े, सुंदर और समृद्ध शहर को यूं नष्ट नहीं होना चाहिए था। बीजिंग की तरह उसे भी आज एक फलते फूलते शहर की तरह हमारे सामने होना चाहिए था, खंडहर की तरह नहीं। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से फिर नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Priya Mirza, host of our new podcast, The Longest Constitution, talks to Cyrus about her show and her podcasting experience. The importance of investing in a good night's sleep is highlighted by founder and CEO of Sleepy Cat, Kabir Siddique, on Advertising is Dead with Varun. On The Wire Talks, Siddharth talks about the horrendous capture of Kabul by the Taliban with the author and journalist Taran Khan. Co-founders of the Goa Rainbow Trust, Francis and Chris Fernandez, joined Farhad and Sunetra on GabyCD. Witness the epic battles between detergent brands HUL and Nirma, as narrated by Anupam and Ambi on The Last Brand Standing. Do follow us on social media. We are IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth is the best way to spread the word about a podcast. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Ciet Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Intuit India. We really do appreciate the support. You are what makes this possible. Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid.